मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेरित किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। पहले वीडियो पर लगभग 100 से पार आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट मुझे उत्साहित करती हैं। कुछ लोग मुझसे मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए ये पूछते हैं, क्या सर आप रीजनिंग का फुल सिलेबस बताने के बाद अन्य कोई वैकेंसीज का सिलेबस नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। यही तो आपकी कमेंट तय करती हैं, आपके मैसेज तय करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। आपने पूछा बैंक का सिलेबस बता दीजिए, रेलवे का सिलेबस बता दीजिए। इंतज़ार कीजिए, मैंने अभी फुल सिलेबस बताया है। धीरे धीरे करके जो वैकेंसीज आएंगी, जिनके आवेदन शुरू होंगे, उन सभी एग्जाम्स का सिलेबस मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। एक वीडियो उस सिलेबस पर भी बना देंगे और सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख पाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम पढ़ा लें, पढ़ाने के बाद ये बातें धीरे धीरे आगे चलती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको कल सिलेबस के बारे में बताया कि रीजनिंग का सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस बताया, उसको हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे और उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए, देखिए और लिखिए, क्योंकि वो सिलेबस आज तक का सबसे सर्वोत्तम सिलेबस है। और जो सिलेबस है उसमें बहुत सी बुक का कंटेंट है, बहुत सी बुक का अनुभव है। वो हमारा कई सालों का अनुभव है। हम कह सकते हैं पिछले लगभग 4 सालों से वो मेरा अनुभव है। आपको यह भी ज्ञात करा दें कि इतना अच्छा सिलेबस आपको किसी एक बुक में नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि मेरा सिलेबस देखिए, उसके बाद उसी सिलेबस के माध्यम से हम आगे अपनी क्लास जारी रखेंगे। और मेरी क्लास देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको ये देखा जाए कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, सारे टाइप मेरे समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। एक अच्छा नोट्स मिलने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको लगाएंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बुक से ज़्यादा ज्ञान तो मैं आपको एक दो बुक से ज़्यादा ज्ञान तो मैं आपको दे ही दूंगा। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्णमाला। आपको थोड़ा भूमिका की तरफ ले चलते हैं। मैंने रीजनिंग सिलेबस बताया था। सिलेबस में मैंने बताया था कि रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया। पहला है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है पहला भाग है वर्बल का और दूसरा है नॉन वर्बल का। VERBAL वर्बल, REASONING रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। मैंने आपको ये भी बताया है कि वर्बल रीजनिंग को हिंदी में भाषिक कहते हैं और नॉन वर्बल को हिंदी में अभाषिक कहते हैं। इसको अभाषिक कहते हैं।
भाषिक रीजनिंग में आपके अल्फाबेट आते हैं, या कह सकते हैं अक्षरमाला या वर्णमाला का प्रयोग भाषिक रीजनिंग में किया जाता है। इसमें हम अक्षरमाला या वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। इसमें हम अंकों का एवं संकेतों का प्रयोग करते हैं। भाषिक रीजनिंग में हम अक्षर, लेटर अथवा वर्णमाला का प्रयोग हम करते हैं। अब भाषिक रीजनिंग में अंकों का एवं हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। अक्षरमाला या वर्णमाला आपकी ए से जेड तक की होती है, जिसको हम ए टू जेड के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अंक एवं संकेत क्या होते हैं, इन पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अंक, आपको ज्ञात होगा हमारे अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 9 तक ये आपके अंक होते हैं। 9 के आगे 10, 11, 12 ये सब आपकी संख्याएं हैं। तो जहां पर हम अंकों का प्रयोग करेंगे आभाषिक में और संकेतों का प्रयोग करेंगे। संकेत क्या होते हैं? संकेत आपके प्लस हैं, माइनस है, प्लस माइनस, गुणा, भाग, एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, साई, ये साई का चिन्ह है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब भाग, ये एट द रेट है, ये कॉपीराइट है, ये डॉलर है, ये साई का चिन्ह है। साई मैं लिख रहा हूं, जो लोग नहीं जानते हैं, साई, ये डॉलर, कॉपी राइट, ये कॉपीराइट का है और ये चिन्ह आपका एट द रेट का है। और एक और भी है, ये आपका है यूरो का। ऐसे ही बहुत सारे आपके संकेत हैं। ट्रायंगल का संकेत बना लीजिए। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये ट्रायंगल का आप साइन बना सकते हैं। इधर जैसे ट्रायंगल है, आपका रेक्टेंगल है, ये सब, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज का प्रतीक ही है। ये सब आपके संकेत एवं प्रतीकों में आते हैं। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, जिसका नाम है प्रतीक। संकेत कहें या प्रतीक कहें या सिंबल कहें, बात एक ही है। SYMBOL, ये आपकी थोड़ी सामान्य जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के पास पहुंचा दें, और ज़रूरी भी है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अब आपको हम ले चलते हैं। इसके बाद अब आपकी शुरू करते हैं हम वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको कल सिलेबस वाले पार्ट में बताया है, वहाँ पर डिस्कस भी किया है। वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, सिलेबस के पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। वर्बल रीजनिंग
को दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो है एनालिटिकल रीजनिंग, या उसी को हम कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता या सामान्य बुद्धि परीक्षण। और दूसरा जो पार्ट है वर्बल रीजनिंग का ही, वो है आपका, इसके दो भाग हैं। पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी को हिंदी में सामान्य बुद्धि योग्यता या सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें हमने लगभग 20 या 19 टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है। इसका पहला टॉपिक है वर्णमाला, जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसकी सामान्य बातें आज आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आप मेरे सभी वीडियो लगातार देखेंगे तो निश्चित रूप से 100% श्योर मानिए आपको समझ में आएगा, आप बेहतर कर पाएंगे, आप उन लोगों से जल्दी कर पाएंगे जो ट्रिक से करते हैं। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं वर्णमाला, इसको हटा रहे हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन बातों को आप जब सवाल लगा रहे होंगे तब एहसास करेंगे, क्योंकि एक समझ होना बहुत ही जरूरी है। चलिए पहला टॉपिक है अल्फाबेट या वर्णमाला। पहला टॉपिक है अल्फाबेट या वर्णमाला। मेरे पहले टाइप का पहला टॉपिक है अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे नाम से दिख रहा है, अल्फाबेट ABCD। हाँ, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, वर्णमाला मतलब ABCD, जिनको आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो है A to Z। A से Z तक सभी को वर्णमाला याद होगी, ऐसा हम एहसास करते हैं। और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब जगे तभी सवेरा। और ABCD ज्ञात होगी, लेकिन ABCD ज्ञात होने से हमारा यहाँ काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ बातें हम बताने वाले हैं जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि आपको रीजनिंग में कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दो या तीन बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। याद कह सकते हैं या कह सकते हैं कि समझना पड़ेगा या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कौन सी तीन बातें हैं? सिर्फ तीन बातें याद करने के बाद मैं सारी रीजनिंग समझा दूंगा, ऐसा आप मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा। समझिए वो कौन सी तीन बातें हैं। पहली बात है, आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, वो भी नंबर्स के साथ। कैसी वर्णमाला? देखिए A B C D E। देखिए वर्णमाला
ये है वर्णमाला। ये सभी को याद हो गया, ये सभी को याद होगा, लेकिन ये कैसे याद करना है? याद करना है कि ए की स्थिति 1 है, 2 बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26, जेड 26। ऐसे आपको याद करना है कि ए का आगे से जो स्थान है वो 1 है, बी का आगे से 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ये 5 है, इसका एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है। इस प्रकार आपको वर्णमाला याद करनी है। क्या संभव है? नहीं। हम कह रहे हैं कि आपको रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसका भी याद करने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है? इसका एक तरीका है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। इजोटी ये कैसे उपयोगी है हमें वर्णमाला को याद रखने के लिए? समझिए, ई का नंबर है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का है 20, वाई का है नंबर हमारा वर्णमाला में 25। आप देख लीजिए, ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। हमने देखा है कि लोग वर्णमाला को आगे से याद करेंगे कि ए का आगे से नंबर 1 है, पीछे से नंबर 26 है। ऐसे ही मान लीजिए टी का लोग याद करते हैं कि टी का आगे से नंबर 20 है, पीछे से 7 है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ आगे से ही याद कराएंगे, पीछे से कतई याद नहीं करना है। इसके सब तरीके हैं। आप इजोटी को समझिए कि इजोटी आपको क्या बता रहा है। इजोटी का मतलब ये है कि आपको जब कभी भी वर्णमाला याद करने की स्थिति आए तो इजोटी को याद कर लेना। इजोटी का मतलब है ई का नंबर 5 है वर्णमाला में, जे का वर्णमाला में 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। आपको मान लीजिए कोई वर्ड पूछ लिया जाए, आपको याद ना हो। मान लीजिए आपको एच पूछ लिया जाए कि एच का कौन सा अंक हो, तो आप कहेंगे ई एफ जी एच, ऐसे कहेंगे ई एफ जी एच। अर्थात ई जानते हैं इजोटी में 5 होगा, तो 5 6 7 8। या फिर इसको पीछे से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी का पूछा गया है तो जी एच आई जे का 10 है। देखिए, क्योंकि इजोटी में पता है हमें, इजोटी में 5 अक्षर हैं और जे का ई के बाद आता है जे, जो जे का नंबर है 10 और सभी अक्षरों में 5-5 नंबर का गैप है। तो जे का 10 था तो उसके पीछे जाएंगे तो किसी का अक्षर 10 के पीछे 9 होता है, 9 के पीछे 8 आएगा, 8 के पीछे 7 आएगा। या हम कह सकते हैं ई एफ जी, ई 5 है, एफ 6 है तो जी 7 होगा। इस प्रकार हम पहले बार इसको बार बार करके देखेंगे और लगाएंगे। जब 10-20 सवाल लगा लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि ई के आगे 2 अक्षर आपका जो है वो जी है, ई के आगे 2 अक्षर बढ़ेंगे तो जी आएगा। अर्थात 5 के आगे 2 अंक या 2 पद आगे चलेंगे तो 7 आएगा। अर्थात जी का नंबर 7 है।
इस प्रकार इसको आप निर्धारित कर सकते हैं। इन सभी नंबर्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं रटा। मैं सामने खड़ा हूं, वैसे तो बच्चे ऑफलाइन में मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं, मैं बताता चला जाता हूं, मुझे कुछ नहीं रटा है। एक सिस्टम है, आप पूछेंगे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि कौन सा वर्ड पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। मान लीजिए आप लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मैं आपके सामने देख रहा हूं, जैसे मुझसे कहा जाए कि पी का क्या होगा, तो मैं तुरंत बताऊंगा कि पी का क्या होगा, 16 होगा। क्यों? क्योंकि ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। हमसे पूछा जाए आर का क्या होगा, तो हम तुरंत बताएंगे 18 होगा। क्यों? हम जानते हैं ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, 15, 16, 17, 18। बहुत आसान है, हम तुरंत इसको याद कर सकते हैं, हम इसको तुरंत समझ कर सकते हैं। और ये समझ, ये आपको बार बार पढ़ने वाली चीज़ें आपको इसको याद करा देंगी। इस प्रकार आपका ईओटी जो है वर्णमाला को याद करने में सहयोगी होगा। और दूसरी बात क्या है जो याद करने वाली है, वो है आपकी और दूसरी बात जो आपको याद करनी है वो है आपकी टेबल। जो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, 20 तक टेबल याद होनी चाहिए और 20 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। 20 से 25 के बीच में आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। वो याद करने नहीं पड़ते हैं, ये सब याद हो जाता है धीरे धीरे, ये सब धीरे धीरे हमें याद हो जाता है। और तीसरी चीज जो हमें याद करनी है वो याद करना है क्यूब। लगभग 15 तक हमें क्यूब याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि वर्णमाला याद करना है और आपको ये गणित के कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। वो है 20 तक टेबल, 20 से या 25 के बीच में आप स्क्वायर याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए। 15 तक आप घन को याद कर सकते हैं। इनको याद करने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप ट्रिक को रटते हैं, ट्रिक को समझते हैं, वो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए ही ट्रिक बनाई गई है। थोड़ा गुणा ना करना पड़े, हमें स्क्वायर याद नहीं कर सकते 20 तक, 15 तक घन नहीं याद कर सकते, हम 500 ट्रिक याद कर लेंगे। क्या फायदा है ट्रिक याद करने से? आप समझिए, ये सब चीज़ें तो कॉमन हैं, ये तो हमें ऐसे ही याद होनी चाहिए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, इन सब बातों को रटने की जरूरत भी नहीं है, ये सब धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। ये नहीं है कि आज ही हम इसको रटने बैठ जाएं, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ये सब चीज़ों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट का जो पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है, वो है लेफ्ट राइट। मैंने आपको बताया था कल, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट या बाएं दाएं। ये बाएं दाएं आपका क्या है, इसको जरा समझिए। ये बाएं दाएं क्या है, इस पर अब हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। समझिए जरा, बाएं दाएं क्या है। ये बाएं दाएं का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट में हम बाएं से जा सकते हैं या दाएं से जा सकते हैं। जैसे इस सामने आपके अल्फ़ाबेट लिखिए, जरा इसको देखिए। जैसे
ये आपके सामने अल्फाबेट लिखी है, इसको देखिए। बाएं दाएं का मतलब क्या है इसको समझिए। पहली बात तो आपको कुछ बिंदु नोट करने हैं। नोट में हमारे साथ में लिखिए। नोट नंबर 1, लिखिए भाई। नोट नंबर 1 लिखिए। इसमें यह मान लिया जाता है, इसमें यह मान लिया जाता है इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। चलिए पहले 1-2 पॉइंट हैं उनको लिख ही लीजिए, फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बिंदु है, लिखिए, दो विपरीत अक्षरों का योग, योग मतलब प्लस, ऐड, प्लस या ऐड। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट। ये आपको 3 या 4 जगहों पर फायदा दिलाएगी। ये तीसरा बिंदु जो है ये कोडिंग डिकोडिंग में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कौन सा तीसरा बिंदु है, लिखिए। देखिए, वर्णमाला में जेड का मान 0 भी होता है। वर्णमाला में जेड का मान 0 भी होता है। वर्णमाला में जेड का मान 0 भी होता है। 0 मतलब 0। समझिए, अब मेरे पहले नोट को समझिए। मैंने आपसे कहा कि इसमें यह मान लिया जाता है। मैंने, अब चलिए समझिए, मेरे पहले नोट को समझिए, नोट नंबर 1 को समझिए। मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे सामने की ओर देख रहे हैं। सभी अक्षर सामने की ओर देख रहे हैं। अब सामने की ओर देखेंगे तो ऐसे ही तो देखेंगे। और हम आपको प्रैक्टिकली बता दें कि सामने की ओर देखेंगे तो इनका हाथ दाहिना वाला किस तरफ होगा। मेरा दाहिना ये वाला है क्योंकि मैं इस हाथ से लिखता हूं, ठीक। तो ये दाहिना वाला है तो मेरा दाहिना इस तरफ होगा। इस अक्षर का दाहिना भी इसी तरफ होगा। मेरा बायां इस तरफ है, इसलिए इस अक्षर का बायां भी इसी तरफ होगा। हमारे जैसे हैं, अक्षरों को अपने जैसे मान लीजिए। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही अक्षरों को मान लीजिए। अपने आप को अक्षर मान लीजिए। आपके सवाल फटाफट लगेंगे। देखिए समझिए कैसे। यदि हम कहें कि लेफ्ट से या बाएं से 5वां अंक कौन होगा, तो बायां हाथ मेरा ये वाला है, मेरा दाहिना ये वाला है। तो बायां मतलब इस तरफ से, बायां। अब थोड़ा समझ लीजिए, मैं कुछ प्रतीक या संकेतों का प्रयोग करूंगा। बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं,
बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, दाएं को इंग्लिश में राइट कहते हैं। जहां पर भी बाएं की बात आएगी वहां पर हम शॉर्ट में एल की बात करेंगे, जहां पर दाएं की बात आएगी वहां पर हम शॉर्ट में आर की बात करेंगे, जहां पर दाएं की बात आएगी वहां पर हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने आपको बताया बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एल, एल बाएं से पांचवा, तो गिनिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा है। हम कहते हैं दाएं से, दाएं से का मतलब इस तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से सातवां अंक कौन सा होगा? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया? टी। आप गिन लीजिए, दाहिने से सातवां अक्षर टी ही होगा। ये आपका बायां और दायां है। उसके बाद मान लीजिए हमें इस अक्षर का, किसी भी अक्षर का बायां या दायां निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एम का बायां कौन सा है? एम का दायां के कौन सा है? हम ऐसे खड़े होंगे, हमारा जिस तरफ बायां होगा उस तरफ उस अक्षर का बायां होगा, और जिस तरफ हमारा दाहिना होगा उस तरफ उस अक्षर का दाहिना होगा। समझिए, इसका दाहिना, मेरा दाहिना किस तरफ है? ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इसका भी दाहिना इस तरफ होगा। मेरा बायां हाथ ये है, इसलिए इसका भी बायां ये होगा। अब आप समझ पाए? आशा करते हैं कि आप लोग दाहिना और बायां समझ पाए होंगे। सभी अक्षर हमारे जैसे हैं। जैसे हम अपने हाथ को दाहिना और बायां, हमारे जैसे हमारे हाथ दाहिने और बाएं हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम लेफ्ट और राइट या दाहिने और बाएं को इसमें मानेंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, देखिए इस पर स्क्रीन पे, दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, विपरीत का मतलब आपस में, विपरीत का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब यदि आगे से पांचवा अंक देख रहे हो तो पीछे से भी पांचवा अंक आप देखिए। आगे और पीछे आपस में विपरीत हैं, या दाएं और दायां और बायां भी आपस में विपरीत है। जैसे ये लेफ्ट है, इस तरफ से लेफ्ट से कहेंगे तो इस तरफ से आपका राइट से चलेंगे। हम कह रहे हैं आप बाएं से, हम बाएं से कहें या फिर हम आगे से कहें। कहेंगे आगे से पांचवा अक्षर कौन सा है? ई। आगे से या बाएं से आपका पांचवा अक्षर है ई, और बाएं से या पीछे से पांचवा अक्षर कौन सा है? हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर हमारा है वो है वी। ये पीछे से है। अब ये आगे से, इसका कौन सा स्थान होगा? आगे से कौन सा स्थान होगा? मैंने आपको इजोटी सिखाया है, ई जे ओ टी वाई। अब टी और वाई में से कौन नजदीक है? टी। ई जे ओ टी, 4 उंगलियां हैं तो 5 10 15 20, अर्थात टी का अंक है 20। इजोटी में टी का अंक 20 है तो ये 21 होगा। निश्चित रूप से वी जो होगा वो क्या होगा? 22 होगा। ये ई और वी आपस में विपरीत हैं।
इनका योग आप देखिए कितना होगा, 27 होगा। 22 और 5 कितना होता है, 27 होता है। आपका आगे से अक्षर जो है वो ए है और पीछे से आगे से आपका पहला अक्षर ए है और पीछे से आपका पहला अक्षर आपका जेड है। हम कह सकते हैं बाएं से मेरा पहला अक्षर ए है और दाएं से जेड है। तो अब ए का आगे से जो अंक है वो 1 है और जेड का जो आपका दाहिने से है वो 1 है, लेकिन बाएं से जो अंक है वो 26 है। बाएं से आगे से, बाएं मतलब आगे से 26 और आपका एक और 26 27। आप पीछे से दूसरा अंक आपका कौन होगा, y, जिसका अंक है 25। आगे से दूसरा अंक, दूसरा अक्षर, आगे से दूसरा अक्षर b है जिसका अंक है 2 और 25 का योग 27 होगा। आप किसी भी आगे और पीछे के अक्षरों का योग लेंगे तो 27 ही आएगा। इन्हीं को दो विपरीत अक्षरों का योग सदैव 27 होता है, ये मैंने नोट में लिखवाया है। आप आगे से और पीछे से किसी भी अंक को लीजिए और नंबरिंग करिए बाएं से ही। क्यों? अब सोचोगे कि आप कह तो दाहिने से कर रहे हैं और 26 रहे हैं, ये दाएं से 1 नंबर पर है। हम नंबरिंग सदैव आगे से ही करते हैं, हम कभी भी नंबरिंग पीछे से नहीं करते हैं। हम सदैव आगे को चलते हैं, पीछे को थोड़ा चलते हैं। इसीलिए सदैव जो नंबरिंग होती है वो आगे से होती है। लेकिन ये ए और जेड आपस में विपरीत अक्षर ही तो कहलाएंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तीसरा जो मैं नोट लिखवाया है वो है जेड का मान 0 होता है। वो कैसे, समझिएगा, ध्यान से समझिए। पूरा वीडियो आप ध्यान से समझते हुए देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक का मामला है। बेसिक बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक चीज बता दी बस उसी को बार बार लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। बेसिक का मतलब होता है शुरुआत से आखिर तक आप उसको अच्छे से समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे। बेसिक का मतलब है कि आपको वो दिखता है, कि वो है तो दिखता है, प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा है, वो दिखेगा आपको। मैं दिखा कर करा रहा हूं। तीसरा जो मेरा नोट है वो है जेड का मान 0 होता है। वो कैसे 0 होता है समझिए। मैंने अभी इसकी नंबरिंग लिखी थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1, देखिए ये नंबरिंग लिखी है, समझिए। ए का 1 B 2 C 3 इस प्रकार मैंने जेड तक नंबरिंग लिख दी है। अब जेड की वैल्यू 0 कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला हमारी ए से जेड तक ही नहीं है, ए से जेड तक ही नहीं है। वर्णमाला कभी समाप्त नहीं होती। हम आपसे पूछे संख्याएं कभी समाप्त होती हैं? नहीं समाप्त होती। आपके 0 से 9 तक के जो अंक हैं उन्हीं से आगे अनंत संख्याएं बनती चली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे अंग्रेजी में ए से जेड तक ये अक्षर हैं, ये अनंत बार होते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे ABCD में ए से जेड तक की एक 26 अक्षरों की सीरीज है जो अनंत तक जाती है और अनंत से आई है। हम कह सकते हैं कि ए से जेड तक मैंने लिखा, फिर ये वर्णमाला ABCDEF ... जेड तक जाएगी। ABCD ये जेड तक
पूरी हुई एक सीरीज है, उसके बाद ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक पूरी होगी, फिर आगे जहां पर जेड समाप्त होगा फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आगे चली जाएगी। ऐसे ही जितनी बार जेड आएगा उतनी बार ए फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो क्या कभी वर्णमाला समाप्त होगी? कभी समाप्त नहीं होगी, ये अनंत तक जाएगी। और अनंत से आई भी है ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये अनंत से आई है ए बी सी डी। कहां से आई है कहां तक जाएगी इसका अनुभव एहसास कर सकते हैं, इसको हम एहसास कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ये अनंत का मामला है, समझना जरा ध्यान से। इसको नंबर सीरीज की तरह देखें तो मान लीजिए मैंने किसी सीरीज को उठा लिया, ए से जेड तक की सीरीज है, इसको मैंने यहां से उठा लिया, बीच की सीरीज को उठा लिया, उसके पूरे 26 अक्षर हैं। इस 26 अक्षर को मैंने नंबरिंग कर दी ए से जेड तक। उसके बाद नंबर मैंने मान लीजिए मैंने यहां से शुरू कर दिया, तो जो आपका गणित में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी या संख्या रेखा पढ़ा होगा, ये हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं आपके यहाँ नंबर लिखे थे, नंबर के बाद आपके यहाँ से अंक लिखे थे, अंकों के बाद ये संख्याएं चलने लगी। जब हमारी वर्णमाला समाप्त नहीं होगी तो क्या हमारी संख्याएं समाप्त होंगी? उसी प्रकार जब आपकी ABCD समाप्त नहीं होगी तो आपकी संख्याएं भी तो आगे वैसे ही चलती रहेंगी। जेड 26 तो ये 27, बी 28, सी 29 डॉट 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 ये होता चला जाएगा। ऐसे ही संख्याएं भी आगे चली जाएंगी। और नंबर सीरीज मान लीजिए मैंने यहां पर 1 माना, आगे 2, आगे 3 और डॉट डॉट 4 5 6 7 अनंत तक जाएंगी। तो नंबर सीरीज में यदि पीछे जाएंगे तो 1 के बाद 0 भी तो आएगा। समझिए जरा इसको ध्यान से, समझिए जरा इसको ध्यान से। मान लिया मैंने यहां पर 1 माना, 2 माना, 3 माना, ये 4 है, डॉट डॉट 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी। तो उसके पीछे भी तो नंबर सीरीज में जाते हैं भाई। पीछे का मतलब है 1 के पीछे जाएंगे तो 0 होगा, 0 के पीछे आएंगे -1 होगा, फिर आपका -2 होगा, डॉट डॉट -3 -4 -5 ऐसे ही ये अनंत तक जाएंगी। अनंत से आई है अनंत तक जाएगी, ये इसकी थीम है। अब ध्यान दीजिए, यदि 1 ये है तो इसके पीछे कौन सा आएगा? 0 -1 -2 0 -1 -2 डॉट डॉट। तो आपने देखा कि जेड का मान 0 हो रहा है और जेड का मान 26 भी है। यदि हम बैक में मुझसे कोई पूछ लेगा अब 0 क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे तो हम कह सकते हैं y का मान -1 भी हो सकता है, y का मान 25 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई बिल्कुल श्योर है, हो सकता है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। माइनस की वैल्यू थोड़े पढ़ी जाती है। हम 0 से लगाकर अनंत तक पूछ सकते हैं। तो 0 जेड का मान 0 किस प्रकार हुआ वो मैंने आपको दिखाया। तो जेड का मान कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम्स में। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर जेड का मान डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जेड के कितने, निम्नलिखित में से जेड का कौन सा मान है। हमारी बहुत सी परीक्षाओं में जेड का मान पूछ लिया जाता है और वहां पर ये पूछा जाएगा कि जेड का सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जेड का मान कौन सा है। ऑप्शन होंगे 25, ऑप्शन होंगे 24, ऑप्शन होगा 30, ऑप्शन आपको एक ये भी मिलेगा 0। तो समझिए वहां पर हम 0 को टिक करेंगे क्योंकि जेड का मान 0 होता है। बहुत बार बहुत परीक्षाओं में ये सवाल आया है कि जेड का मान निम्नलिखित में से जेड का मान क्या है, लेकिन आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा। समझिए यदि 26 और 0 दोनों होते तो क्या करते? एक होता 25, दूसरा होता मान लीजिए 30, तीसरा होता
26, चौथा होता 0। अब क्या टिक करेंगे? निश्चित रूप से 26 को टिक करेंगे हम, क्योंकि इन दोनों में से जो हमारी सीरीज है, पहली सीरीज है, वो है 26 तक की। तो इसमें यदि कभी दोनों मान आते हैं तो 26 को टिक करेंगे, यदि 26 ना दिखे तब 0 को टिक करना है। बात समझ में आई? आशा करते हैं कि आप लोग जेड की वैल्यू को बेहतर समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें अल्फाबेट में कुछ सामान्य सवाल हैं, दाएं बाएं वाले। एक दो सवालों को देखते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। ये आपकी वर्णमाला लिखी गई है, आप लोग स्क्रीन पर देखें, ये वर्णमाला है। तो आप लोग ये 3 नोट समझ चुके होंगे। अब हम अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आपके सामने वर्णमाला लिखी है। और अब मैं 1-2 सवाल करवाना चाहता हूँ, बेसिक के सवाल हैं जिनको समझने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर सवाल लिखा है ऊपर। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी आप समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? आप लोग सवाल को ऊपर स्क्रीन पर देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? बिल्कुल बेसिक से पहले समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसा सवाल कहे वैसा करते चले जाओ, सवाल आपका लग जाएगा। समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं मतलब आपका बाएं हाथ कौन सा है? ये है, तो बायां मतलब बाएं हाथ से, बाएं से कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। गिनिए, अब गिनना क्या है भाई, आप गिन लीजिए। बाएं से 10वां अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां अक्षर कौन सा है? ये है। फिर कह रहा है के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, तो के का मतलब क्या है अभी बताएंगे। और यहाँ पर अल्फाबेट में के और से की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसको अभी आप लोग नोट में लिख लीजिए। के और से को नोट में लिख लीजिए। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर, से का मतलब होता है उस मूल अक्षर को लेकर। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर, से का मतलब मूल अक्षर को लेकर। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर, से का मतलब मूल अक्षर को लेकर। इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग। इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग, के और से। अब सवाल फिर से पढ़िए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं मतलब मेरा बायां हाथ, लेफ्ट वाला हाथ ये है। बाएं से 10वें अक्षर के का मतलब मूल अक्षर, मूल अक्षर मतलब 10वां अक्षर। तो के बाएं, के का मतलब इस,
अब बाएं मतलब इस तरफ यदि खड़े होंगे तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये मेरा बायां है भाई, देखिए बाएं, और इसका दाहिना इस तरफ होगा। अब बाएं कह रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट में, बाएं। अब इसका बाएं, इसके बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट में। अब के करा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर छोड़ दिया। के बाएं, बाएं मतलब आप इस अक्षर के बाएं आए, बाएं मतलब आई। अब कौन सा अक्षर, बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर होगा ई। यही हमारा आंसर है। समझ पाए? मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर आपका जे होगा, रटा होगा, वर्णमाला भी नहीं लिखनी पड़ेगी। इसका एक दूसरा तरीका है, बेसिक से ही निकला है। सेकंड मेथड इज बेस्ट मेथड, अभी आपको बताऊंगा जो, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक से समझना जरूरी है। इस बेसिक को समझना जरूरी है। जब तक इस बेसिक को समझेंगे नहीं तब तक मेरा सेकंड मेथड समझ नहीं पाएंगे। समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर का मतलब जे, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर, ये जे को छोड़ दीजिए। के बाएं, बाएं मतलब इसके बाएं चले आइए, लेफ्ट, इसका लेफ्ट इस तरफ है, मैंने अभी डिस्कस किया। के बाएं पांचवा अक्षर, पांचवा आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 पांचवा अक्षर ई है। बात समझ में आई? चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसमें आपको हम अपने सेकंड मेथड को बताएंगे, वो बेस्ट मेथड है, इसको भी आप लगा सकते हैं। समझना अगला सवाल। चलिए भाई दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, यदि आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा बाहर छत पर घूम आइए, टहल आइए, उसके बाद फिर से पानी वानी पी लीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे एक पढ़ने वाले बच्चे की तो यही रहता है, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए, पूरी बातें समझ में आ जाएं, तब तक तो भूख प्यास नहीं लगती। अब अपना अपना मानना है, और यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप घूम आइए, टहल आइए थोड़ा, उसके बाद आराम से आइए, फिर से पढ़िए। अगले सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा है? ओ, आप गिन सकते हैं। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, बाएं से 15वें अक्षर, 15वां मतलब ओ, आप गिन लीजिए। गिनना क्या है, वो तो लिखा ही है। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, के का मतलब है मूल अक्षर को छोड़कर। अब इसका बायां किस तरफ होगा? मेरा बायां इस तरफ है, इसका भी बायां इस तरफ होगा। मेरा दाहिना इस तरफ है, इसका भी दाहिना इस तरफ होगा। के बाएं, के बाएं का मतलब है, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर, बाएं का मतलब बाएं तरफ, के बाएं 8वां अक्षर, 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर आया जी। फिर कह रहा है, ऊपर पढ़िए सवाल, के दाएं 5वां अक्षर। अब के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, दाहिने का मतलब अपने दाहिने तरफ, दाहिने हाथ, मेरा दाहिना हाथ यही वाला है, आपका भी यही होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि जिस तरफ मेरा दाहिना उस तरफ आपका बायां वाला होगा, एक ही होगा ना। चलिए देखते हैं लेफ्ट। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, के बाएं, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़िए, बाएं का मतलब बाएं, एन है, लेफ्ट, के बाएं 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, के बाएं 8वां अक्षर जी प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है के दाएं 5वां अक्षर, के का मतलब इसको छोड़िए, दाहिने का मतलब दाहिने तरफ आइए, 5वां का मतलब 5 अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5, कौन सा प्राप्त हुआ? एल। ये हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है, एल।
अब हम सेकेंड मेथड को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड मेथड को जरा समझिएगा, जो बेसिक से ही निकला है, बेसिक ही है, लेकिन सवालों को थोड़ा करने का आसान तरीका है। नोट में एक दो बातें हैं, उनको लिख लीजिए। नोट नंबर 1 है कि लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो घटेगा, राइट और राइट आएगा तो घटेगा, लेफ्ट और राइट आएगा तो जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट आएगा तब भी जुड़ेगा। अर्थात समान समान आएंगे तो घटेगा और असमान आएंगे, चाहे लेफ्ट राइट आए चाहे राइट लेफ्ट आए तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। उसको हम समझा देते हैं कैसे जुड़ेंगे कैसे घटेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसको माइनस मत समझ लेना, ये डैश है, दो छोरों के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है उसको डैश लगाया जाता है, वही डैश है, ये डैश हैं सब, ठीक। इसको माइनस मत समझना, बहुत बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं। ये डैश है, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो घटाएंगे, राइट राइट आएगा तो घटाएंगे, ये चिन्ह है माइनस के। और लेफ्ट राइट आएगा तो प्लस ऐड करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट आएगा तब भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये विपरीत है। समझने का प्रयास करना कि माइनस क्यों होगा। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट का मतलब बायां, लेफ्ट का मतलब बायां और लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दाहिना। मैं कह रहा हूँ बाएं से, मान लीजिए समझना, बाएं से मैंने इसी सवाल में बाएं से 15वां अक्षर लिखा था, 15वां अक्षर। अब हम फिर कहें के बाएं 8वां, तो मैं पीछे जाना पड़ा नहीं जाना पड़ा, 8 अंक पीछे जाना पड़ा। अब पीछे जाएंगे तो घटाएंगे तभी तो पीछे पहुंच पाएंगे साहब। इसीलिए जब सेम सेम आएगा तो घटाएंगे तभी आंसर प्राप्त होगा। अभी राइट से समझ लीजिए, मान लीजिए हम कहें दाहिने से 7वां अंक जो होगा वो 7वें नंबर पर टी होगा। आप गिन कर देख लेना, मेरे सब गिने हैं, चाहे मैं गिन दे रहा हूं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 टी आया। बाएं कह दाहिने से 7वें। अब सवाल को, उदाहरण को समझने का प्रयास करना। के दाहिने तीसरा, के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, तीसरा का मतलब पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा है, डब्लू है, अर्थात हम पीछे गए इसलिए घटाएंगे, इसलिए सेम सेम आएगा तो हम बैक होंगे, उससे बैक होंगे, इसलिए जब बैक होते हैं तो माइनस होते हैं या घटाने का काम करते हैं। और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से अभी सवाल में आप देखेंगे। अगला सवाल हम शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या, इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से देख लें। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। समझना, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब शॉर्ट में एल, मैंने शुरुआत में इसकी बात कर चुका हूं, जहां लेफ्ट आएगा वहां एल का प्रयोग करेंगे। बाएं से कौन सा अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर। फिर कह रहा है के बाएं 8वां अक्षर, के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। स्क्रीन पर सवाल को देखिए। अब मैंने केवल न्यूमेरिकली मान लिख लिया, केवल न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए, यहां पर के और से वाला झंझट भी खत्म, के और से वाला झंझट खत्म। वो कैसे, देखिए कि मैं कह रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं मतलब एल, बाएं से 15वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, 8वां आगे का मान 8 है, बाएं है तो एल 8, के दाहिने 5वां, दाहिना मतलब राइट, राइट का शॉर्ट में आर लिखेंगे, आर 5, दाहिने से 5वां अक्षर का मान याद कीजिए, या 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, इसको आप समझना थोड़ा उदाहरण के माध्यम से। एक बात बताना, आप छोटी कक्षाओं में जो पढ़े होंगे वो आपको जब ऐड सिखाया गया होगा तो 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे किया गया होगा, तो उसके बाद आपके टीचर ने कहा होगा, प्राइमरी टीचर ने कहा होगा कि भैया इसको ऐड कैसे करेंगे, तो उस टीचर ने आपको समझाया इस प्रकार होगा कि पहले आप दो अंकों को ऐड कीजिए, 4 और 3 7, 7 के बाद जितने बच्चे उनको नीचे उतार लीजिए, 2 + 1
उसके बाद बताया होगा फिर 2 अंकों को जोड़िए, 7 2 9, जितना बचा है उतना आगे उतार लीजिए, 1 उतार लिया। अब फिर 2 को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया 10। लेकिन ये आपको करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था? पहले 4 और 3 को जोड़े तो 7 हुआ, उसके बाद जितने अंक बचे उनको उतार लिया मैंने, उतारने के बाद फिर मैंने 2 अक्षरों को जोड़ दिया तब 9 हो गया। फिर जो बचे थे 2, बचा था 1, उसको मैंने उतार लिया और दोनों को जोड़ दिया और 10 हो गया। तो ये छोटा सा एक ऐड करने का रूप है, तरीका है, सिखाने का तरीका है। क्या आप अब इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं? इसकी तो बात छोड़ दो, अभी 10 अंक और लिख दें तो उसको बिना कलम उठाए ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 10, और भी जो होंगे उनको भी ऐड कर लोगे। कैसे? लेकिन पहले प्राइमरी स्थिति में आपने ऐसे ही सीखा होगा। इसी प्रकार मैं आपको सेकंड मेथड जो बेसिक से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए और समझिए जरा। सेकेंड मेथड में कुछ नहीं है, बशर्ते जितना आंकिक मान लिखा हो उसको आप उठा लीजिए, उठाने के बाद उसको आप मतलब जो आंकिक मान लिखा हो उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप आगे के 2-2 अंकों को सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैंने आपको बताया है कि यदि लेफ्ट और लेफ्ट है तो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक बार 15 स्थान आगे गए फिर 8 स्थान पीछे आए तो घटाना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये तो मैंने आपको अभी बताया, दिखाया, करके दिखाया। तो लेफ्ट और नहीं समझ पाए हैं तो बस इतना समझिए कि सेम सेम आता है तो घटता है और विपरीत अक्षर आते हैं तो जुड़ते हैं। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 8, बाएं से 15वां, बाएं से 8वां। अब सेम सेम है तो क्या होंगे? घटेंगे। 15 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7, लेफ्ट का 7। उसके बाद जो बचा है उसको उतार लीजिए। अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट भी आया और राइट भी आया, लेफ्ट और राइट इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। लेफ्ट और राइट को ऐड करते हैं क्योंकि लेफ्ट तक मान लीजिए गए, आगे राइट जाना हो तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 7 तो 5 कितना होता है? 12 होता है। हाँ, और दूसरी बात, आगे क्या लिखेंगे? यहाँ तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों थे तो लेफ्ट लिख लिए, ये लेफ्ट और राइट दोनों हो सदैव आगे वाला अक्षर ही लिखा जाता है। चाहे लेफ्ट हो तो लेफ्ट लिखा जाएगा, राइट हो तो राइट राइट आगे लिखते चले जाएंगे, अंत में राइट में ही आंसर आएगा। और यदि लेफ्ट से शुरू हुआ है, जैसे ये सवाल लेफ्ट से शुरू हुआ है तो अंत में इसका आंसर लेफ्ट पर ही आएगा, क्योंकि हम शुरुआत जिस तरफ से कर देते हैं हमें पढ़ना उसी तरफ से ही पड़ता है। एक बार हम लेफ्ट से गए तो बीच में दाएं बाएं हुए, लेकिन उसकी स्थिति तो बाएं से ही शुरू हुई थी। बात समझ पाए? चलिए, तो लेफ्ट का मतलब बाएं, बाएं का मतलब है लेफ्ट। अब लेफ्ट 12 का मतलब है बाएं से 12वां अक्षर। अब बाएं से 12वां अक्षर का मतलब है आगे से आप 12वां अक्षर गिनिए। बायां हाथ आपका ये है, मेरा भी ये है, आपका भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बायां और हमारा बायां अलग अलग हो। हम भी मानव हैं, आप भी मानव होंगे, तो जिस तरफ हमारा बायां है साधारण सी बात है उस तरफ आपका भी बायां होगा, समझिए। तो ये मेरा बायां है तो करा है बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर गिन लीजिए। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। बाएं से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल आया। और जब याद हो जाएगा तो क्या हमें ये गिनने वाला काम करना पड़ेगा? कतई नहीं करना पड़ेगा, एल आंसर आ गया। याद कर लेंगे तो हमें गिनना नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल न गिनेंगे न रटेंगे, हमें बस प्रैक्टिस होगी, सारी बातें आ जाएंगी। अब एक बात बताइए जरा, इस मेथड से किसी सवाल को लगाना हो, ये बेसिक मेथड ही तो है लेफ्ट राइट, तो आप बताइए कितना समय लगेगा? ऊपर सवाल लिखा हो, एक पेंसिल उठा लीजिए और डायरेक्ट इसको लिखा हो, तो क्या आप जोड़ और घटा नहीं सकते हो? घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। और जो जोड़ घटाना आएगा वो 26 तक तो ही आएगा, और 26 तक ऐसी कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि 2 या 3 संख्या आ जाएं उनको आप जोड़ और घटाना ना कर पाएं।
मन में ही कर सकते हैं, पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा यदि मान लीजिए मान लीजिए मन में नहीं कर पाते हैं तो पेंसिल ले लीजिए, उसी पर सवाल के ऊपर लिख लीजिए, फटाफट लेफ्ट हो तो हटा दीजिए, और उसके बाद जो है उसको राइट आए तो जोड़ दीजिए, लेफ्ट आए तो घटा दीजिए। कहने का मतलब है बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि आपको ना लिखना पड़ेगा ना आपको करना पड़ेगा, आप सवाल को देखेंगे, जितना समय पढ़ने में लगाएंगे उससे कम समय में आप इसको लगा डालेंगे। ये बेसिक है, बेसिक को जितना अच्छे समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिक को समझने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार समझने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को आप अपने आप में खुद एहसास करेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा समय हो रहा है, उसके बाद आगे की बातें कल करते हैं। एक सवाल और है, उसको देखिए। चलिए भाई अगला सवाल है, देखिए स्क्रीन पर लिखा है, समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? एल। आप इसको देख लीजिए पढ़ के, ये 12वां अक्षर मेरे पास लिखा हुआ है। बाएं मतलब बाएं हाथ की तरफ से, बाएं से 12वें अक्षर के का मतलब है मूल अक्षर को छोड़कर, और मूल अक्षर यहां पर एल है, इसको छोड़िए। अब छोड़ने के बाद किस तरफ जाएं? आगे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला आपके सामने लिखी है ए से जेड तक। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर मुझे एल प्राप्त हुआ। के का मतलब मैंने यहां से कलम उठा लिया। के दाएं, दाहिने का मतलब है इसका दाहिना इस तरफ है, इसका बायां आपके बाएं की तरफ इस तरफ है, पीछे की तरफ है, और दाहिना इस तरफ आगे की तरफ है। के का मतलब छोड़ दीजिए, दाएं का मतलब अगले दाहिने वाले अक्षर पर आइए। के दाएं 8वां, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। के दाएं 8वां के, फिर आगे लिखा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। के बाएं, अब देखिएगा इसका बायां इसी तरफ तो होगा, मतलब बायां इस तरफ दाहिना इस तरफ, सभी अक्षरों का दाहिना इस तरफ बायां इस तरफ, क्योंकि हमारा दाहिना इस तरफ है और बायां इस तरफ है। ठीक, तो के बाएं, के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाएं का मतलब बाएं। तीसरा 1 2 3 कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ? क्यों प्राप्त हुआ? आंसर आ गया क्यों। उसके बाद सेकेंड मेथड को देखते हैं इसी के, ये था हमारा फर्स्ट मेथड, और अब चलते हैं अपनी सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड में कुछ नहीं है, बस आंकिक मान जो हो उनको लिख लीजिए। आंकिक मान में क्या है? अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट को शॉर्ट में लिखते हैं एल। ठीक, बाएं से 12वां अक्षर स्क्रीन पर देखिए ऊपर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर, दाहिना मतलब राइट, राइट मतलब आर, के दाहिने 8वां अक्षर, के बाएं तीसरा अक्षर, कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर, कौन सा अक्षर होगा ये तो कहना है। अब मैंने बताया जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से दो अक्षरों को जोड़ना है घटाना है, जिस प्रकार हमारे अक्षर होंगे उसी प्रकार काम करेंगे। अब आगे से लेफ्ट और राइट दो हैं साथ में, तो लेफ्ट और राइट आता है तो क्या करते हैं? तो ऐड करते हैं या जोड़ते हैं। लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है।
और सदैव मैंने आपको बताया आगे वाला अक्षर ही लिखा जाता है, क्योंकि हम आगे से या चल रहे हैं तो बीच में दाएं जाएं या बाएं जाएं, लेकिन शुरुआत तो आगे से ही की थी, लेफ्ट से ही की थी। ऐसे ही यदि पीछे से राइट से आ रहे हैं तो बीच में दाएं बाएं चाहे जहाँ घूमे, लेकिन शुरुआत तो मैंने दाहिने से ही की थी, इसीलिए आगे लेफ्ट होगा तो लेफ्ट ही लिखते चले जाएंगे, राइट होगा तो नीचे तक राइट लिखते चले जाएंगे। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए, बचा है लेफ्ट का 3। अब देखिए क्या बचा है, आ गया लेफ्ट, लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट लेफ्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने जा रहे हैं तो 20 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 17। और हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट 17 का मतलब है बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, हम जानते हैं ये क्यू है। ना पता हो तो योटी तो पता ही है, इजोटी में 15 नंबर पर ओ आता है, 16 नंबर पर ओ के बाद पी आएगा, 17 पर क्यू आएगा। बस यदि याद होगा तो 15-16 गिनने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट 17 का मान क्यों लिखिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए। कितना आसान तरीका है, बहुत ही शार्ट है, बहुत ही शार्ट है। इस मेथड को समझिए, इस मेथड को यदि आप समझ गए, अभी इस पर और भी चर्चा करेंगे। अभी इस पर लगभग इसके आगे में 6 टाइप हैं लेफ्ट और राइट में, इस पर चर्चा करते ही रहेंगे और आप बिल्कुल सीख जाएंगे। 6 टाइप में बस लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट राइट करना है, ये तो बेसिक समझ थी आपकी। वर्णमाला एक बड़ा चैप्टर है और रीजनिंग में स्कोरिंग करने का एक सबसे अच्छा चैप्टर है। वर्णमाला सीख गए मतलब आपने 40% रीजनिंग सीख ली है, 40% रीजनिंग सीख ली, क्योंकि वर्णमाला पर बहुत सारे सवाल हमारे आधारित होते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो अल्फाबेट यही हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो लेटर सीरीज हो, ये सब हमारे वर्णमाला पर ही आधारित हैं। चाहे हमारी एनालॉजी का और क्लासिफिकेशन का 3rd टाइप हो, जब सब इसी पर आधारित है तो इसको क्यों ना अच्छे से समझ लिया जाए। आप बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हर एक बच्चा इसको कर सकता है, बहुत आसान है, ट्रिक से बहुत आसान है। क्यों? और मेरा मिशन है कि ये बात हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए, उस हर जरूरतमंद के पास पहुंचनी चाहिए जो ऑफलाइन में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया मेरे से, या वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके पास भी पहुंचना चाहिए, उसको भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। हमारे समाज में जो धारणा बनी है कि ट्रिक से हम जल्दी कर लेंगे, बेसिक से जल्दी नहीं कर पाएंगे, वो धारणा, उस धारणा को भी हमें मिटाना है। इसलिए इस मिशन को आप लोग हमारा पूरा करेंगे, क्योंकि जितने लोग रीजनिंग सीखना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, उनको बताना है, उनके पास शेयर करना है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि रीजनिंग बेसिक मेथड से इस हमारे चैनल पर पढ़ाई जा रही है। आप लोग इसका लाभ लीजिए, निःशुल्क शिक्षा है, मेरा मिशन है निःशुल्क शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट मेथड। इतना शार्ट आप ट्रिक में नहीं पाएंगे। ट्रिक में क्या करते, आपको मैं बताता कि भैया ये लेफ्ट राइट लिखा है, इसको रख लीजिए, और ये कहीं पर फेल नहीं होगा। और 3 सवाल जो बताए हैं ये 10 मिनट में सवाल बता देते, 10 मिनट का वीडियो बनाते, अपलोड कर देते, कहते लीजिए रामबाण है, बढ़िया सा लिख देते कि रामबाण, लीजिए रामबाण, आप भी खुश हो जाते। लेकिन नहीं, आपको खुश नहीं करना चाहते हैं, आपको इसमें बताना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं। जब आप पूरी बातों को समझ चुके होंगे और उसके बाद जो आपको आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद आपको जीवन भर एहसास कराता रहेगा कि किसी चीज़ को मैंने जड़ से समझ लिया है। और जड़ से समझने का तरीका है, ये बहुत बेहतर जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुँचाइए, और आपकी कमेंट के माध्यम से मैं वैसे भी बहुत प्रोत्साहित हो रहा हूं, और इसी प्रकार आप कमेंट के माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बातचीत करते रहिए। और समझिए, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हूं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई देता हूं।
आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस ट्रिक से जल्दी मैं बेसिक से सवालों को करा दूं। आपको कुछ दिन के बाद पेंसिल और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल आया हुआ है, आप सवाल उठाकर देखिएगा, एसएससी में आया हुआ है, एसएससी की एमटीएस परीक्षा है, उस वहाँ पर ये सवाल आया हुआ है। शायद सेट 2017 का है या 16 का है, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन सवाल एमटीएस परीक्षा में आया हुआ है। इसमें क्या है, कुछ है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, मेरे सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए ही होंगे। मैं ऐसे वैसे सवाल नहीं लगाता, मेरे हर टाइप में हर वो सवाल आया हुआ सवाल होगा जो किसी ना किसी परीक्षा में आया होगा। ये नहीं कि सरल सवाल उठा लिए आपको कॉन्सेप्ट दिखाने चले आए, ऐसा नहीं है। मैं किसी को भ्रमित नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे एहसास भी कर रहे हैं और एहसास कर भी चुके हैं जो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको भी बताइए और ये बताने का मेरा मिशन आप पूरा करेंगे, ऐसा मैं भरोसा मानता हूँ। आज ऐसा मैं भरोसा करता हूँ आप लोगों पर। आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल।